अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मशाल राह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुगरा हुसैन। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है बलूचिस्तान के मायानाज़ शख्सियात में से एक हर दिल अज़ीज़ नौजवान खातून ऑफिसर मोहतरमा सैयदा निदा कासिमी, असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा। जुदाई का ज़माना हो, ना ही कोई ठिकाना हो, गमों का हर तरफ पहरा, हर एक अपना बेगाना हो। ना हो दुख बांटने वाला, ना ही हमदर्द शाना हो, बरसती बारिशों के बीच बहता आशियाना हो। खुशी की हर घड़ी उस दम उड़ती खाक लगती है, बर्फ़ भी आग लगती है, अंधेरी राख लगती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। मैम, रवायात से हट कर हम आपकी सोशल ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे। आपका बचपन कैसे गुजरा? आप खामोश तबीयत की थी या फिर शरीर थी? मैं खामोश तबीयत की थी, शरारती कभी कभी होती थी। वज़ाहिर शरारत करना तो हर बच्चे का हक होता है, लेकिन यूजुअली एक मासूम नेचर थी मेरी एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ माई सिबलिंग्स। वो कहते हैं जैसे जैसे छोटे बहन भाई आते जाते हैं तो वो ज़रा ज़्यादा नॉटी होते हैं, तो मैं इतनी नॉटी नहीं थी और कम गो भी थी। ज़्यादातर इंट्रोवर्ट थी, अपने आप में रहना पसंद करती थी। तो मतलब बचपन मेरा बड़ा मासूम सा बचपन था। मैम, बचपन का कोई ऐसा वाक़या जो आपको अभी याद हो? बचपन के बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो इंसान की मेमोरी के ऊपर परमानेंट प्रिंट्स छोड़ जाते हैं, लेकिन एक वाक़या जो मुझे आज तक याद है वो ये है कि मैं अपने फ़ादर के साथ किसी असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफ़िस में गई थी। तो अभी मुझे उनका नाम तो याद नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, लेकिन ही वॉज सो रूड। तो मुझे जो था थोड़ा एक दुख फील हो रहा था उनके बिहेवियर को देख के टूवर्ड्स पब्लिक। मैंने उस वक्त ये ठानी थी कि कभी मैं इस सीट पे लाजमी आऊँगी और मेरा बिहेवियर पब्लिक के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जैसा इन साहब का है। तो वो एक चीज़ मेरी मेमोरी के अंदर प्रिंट हुई हुई थी और शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने उस टारगेट को अचीव करने में मेरा साथ दिया। जी बिल्कुल, आप ऐसा ही। अब आप बचपन में क्या बनना चाहती थी? बचपन में मैं डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट पर्सनालिटीज़ की तरह बनना चाहती थी। मतलब ये कोई भी फिक्स टारगेट नहीं था। जो भी बंदा अच्छा लगता था, दिल करता था इंसान उसकी तरह बन जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि जी फादर के साथ एसी के ऑफिस में गई तो मुझे लगा कि शायद मुझे इस पोस्ट पे आना चाहिए। फिर कभी किसी जज को देखती थी तो दिल करता था कि हाँ जी जज बन जाए बंदा और जस्टिस वगैरह जो है उसको प्रिवेल करवाए। या फिर कभी किसी डॉक्टर को देखते थे तो दिल करता था कि इस फील्ड में आ जाए, लॉयर को देख के उस फील्ड में। मतलब देयर वाज नथिंग सर्टेन, चेंज होती रहती थी ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ऐसा था कि कभी भी सोचा नहीं था कि स्पेसिफिकली बनना क्या है। हाँ, वो वाली चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे शेयर की कि उन एसी साहब के बिहेवियर को देख के मेरे टारगेट में ये चीज़ आ गई थी कि मुझे जो है सीट पे आना है, तो वो एक मेरे माइंड के अंदर थी शुरू से। वालिदैन में से आप किससे ज़्यादा क्लोज़ रही हैं? देखें, दोनों जो पेरेंट्स होते हैं उनकी अपनी जगह होती है। वालिदा की अपनी जगह होती है, वालिद की अपनी जगह होती है। मैं दोनों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रही हूँ, लेकिन एक वो होता है कि जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसके अपने फादर के साथ ज़्यादा एसोसिएशन होती है। तो मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी और मेरी मदर के साथ भी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। तो मेरा ख्याल है ये कहना जो है नाइंसाफ़ी होगी किसी भी एक का अगर मैं नाम ले लूँ। मेरे लिए दोनों मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, मेरे लिए मेरी जान से ज़्यादा प्यारे हैं मेरे दोनों पेरेंट्स। तालीम का हमेशा से शौक़ था और हम बच्चों को तालीम की तरफ किस तरह रग़बत दे सकते हैं, उनमें तालीम का शौक़ किस तरह पैदा कर सकते हैं? देखिए, तालीम का तो ज़ाहिर है बिल्कुल स्टार्ट से शौक़ था। एक्चुअली हम लोग 5 बहनें थीं और 1 भाई था। तो हर जब नई बेटी आती थी तो उस पर मेरी मदर को बहुत ज़्यादा सोसाइटी की तरफ से एक नेगेटिव रिएक्शन फेस करना पड़ता था। तो मेरी वालदा बड़ी हिम्मत वाली ख़ातून है, तो वो मेरे वालिद से कहती थी कि मैं अपनी बेटियों को ऐसा बनाऊंगी कि लोगों के बेटों से आगे निकलेंगी। तो वो वाली एक चीज़ जब माँ अपने बच्चे के जहन में इनकॉर्पोरेट करती है कि जी बच्चे ने आगे बढ़ना है और सब कुछ करके दिखाना है, तो वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। तालीम का शौक़ हमेशा से था क्योंकि मेरे फादर भी मुझे पढ़ाना चाहते थे, मुझे किसी मुकाम पे देखना चाहते थे, और मेरी वालदा भी मुझे किसी मुकाम पे देखना चाहती थी। तो ये वाली चीज़ है कि शुरू से तालीम का शौक़ था और बच्चों को पढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं
कि जी एक सर्टन एज के बाद मनी मेकिंग जो है वो टारगेट ऑफ लाइफ हो जाता है, उसके बाद एजुकेशन हासिल नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जितनी जितनी आपकी एजुकेशन अच्छी होती है और आप वाकई पढ़ रहे होते हैं, उसके साथ आपके लिए फ्यूचर को मज़ीद बेहतर बनाने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जी तालीम जो है उसके ऊपर फोकस करें, अपने बच्चों को ये ना बताएं कि जी एकदम से उन्होंने पैसे बनाने, पहले पढ़ें और उसके बाद ये वाली साइड जो है इसकी तरफ आएँ। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह। मैम आपकी मैट्रिक का दौर कैसा था? मैट्रिक का दौर बड़ी अच्छी चीज़ आपने याद दिलाई। मैंने आपको जैसे स्टार्ट में भी बताया था, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती थी। तो मैट्रिक का टाइम जो था वो थोड़ा सा सख्त इस हवाले से था क्योंकि मेरी एक छोटी बहन थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो वो एक चीज़ इंसान के जहन में आ जाती है कि जी मैं एक लॉस से गुजर रहा हूँ। और उसकी वजह से, हालांकि वो मेरी जो थी ना 5वीं बहन थी, तो एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए थी फैमिली के लिए, लेकिन मुझे आज भी याद है कि उसकी डेथ पे मेरे फादर कितना ज़्यादा अफसरदा थे। तो वो वाली चीज़ जो थी उसकी वजह से मैट्रिक वाले जो हालात थे वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे। हाँ, मैं एक डिबेटर थी और मैट्रिक मेरे लिए इसलिए यादगार है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिबेट कॉम्पिटिशन्स और स्पीच कॉम्पिटिशन्स जीते। और मैट्रिक में ही मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम आउट ऑफ स्कूल जाके जो है मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। इससे पहले भी करती थी लेकिन स्कूल की हद तक। मैट्रिक में मैंने बहुत ज़्यादा अवार्ड्स वगैरह जीते और वो आज भी जब मैं अपने स्कूल में जाती हूँ तो मुझे याद आता है, ओह ये सारी की सारी ट्रॉफ़ीज़ मेरी हैं। तो वो वाला दौर उस हवाले से अच्छा था। बाकी फ्रेंड्स वगैरह कम थी मेरी, एक आधी कोई फ्रेंड थी, वो भी बाद में राब्ते टूट गए और अब कहीं जाके दोबारा से उनसे मुलाकात हो रही होती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक ऐसी चीज़ है कि मैट्रिक फाउंडेशन होती है और उसके बाद आपकी ज़िंदगी आगे डेवलप हो रही होती है। तो बेहतर था, अल्लाह ताला का शुक्र, अच्छा फेज़ था। जी मैम ऐसा ही। कॉलेज में भी ऐसी थी? कॉलेज में भी ऐसी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया मैट्रिक में मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया था और कॉलेज में मेरे साथ एक और इंसिडेंट हो गया था कि मेरे फादर का मर्डर हो गया था और उसके बाद लाइफ चेंज हो गई। मतलब अगर देखा जाए मैट्रिक से जो पहले की लाइफ थी वो ज़रा इस तरह की थी कि बंदा पॉजिटिव अप्रोच के साथ होता है। इसके बाद जैसे ही मैट्रिक किया तो आजमाइशों का एक दौर शुरू हो गया था। तो वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा टिल्ट होना चाहती थी लेकिन हो नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी अपने फादर के साथ एसोसिएशन बहुत ज़्यादा थी। तो वो एक माइंड सेट पे बंदे के आ जाती है चीज़ कि जी एक इतना बेहतरीन इंसान जिसके साथ मैं थी और जिनसे हर गाइडेंस लेना चाहती थी, अब वो मेरी ज़िंदगी का पार्ट नहीं है। तो दैट थिंग वाज पिंचिंग। और मैं कहती हूँ शायद वो कॉलेज का ज़माना था जिससे मेरी आजमाइशें स्टार्ट हो गई थी। मैम कॉलेज लाइफ में अमूमन तालिब इल्मों को अपने फ्यूचर का पता नहीं होता, वो कंफ्यूज होते हैं। क्या आपने सोचा था कि आप आगे जाके बीएससी में टॉप करेंगी और सीएसपी ऑफिसर बनेंगी? नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। मुझे अपने फादर के बाद लगता था कि दुनिया ख़त्म हो गई है, इट्स फुल स्टॉप और अभी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब इंसान के लिए आजमाइशें रखी होती हैं तो उनका समर भी रखा होता है। अल्लाह ताला ने साथ दिया और पहले तो ये था कि अपने वालिदैन के लिए कुछ बन के दिखाना था ना कि जी मैंने अपने माँ का सर फ़ख्र से बुलंद करना है कि जी उनकी इतनी सारी बेटियाँ हैं, फादर का सर फ़ख्र से बुलंद करना है। उसके बाद ये था कि मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को अपने साथ लेकर चलना है। मेरी कारकर्दगी, मेरा करैक्टर, मेरी परफॉर्मेंस, मेरी एजुकेशन, उन सब मेरे छोटे बहन भाइयों को इम्पेक्ट करने वाली थी जिन्होंने आगे चल के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना था। अगर खुदा ना खास्ता मैं भटक जाती, इधर उधर हो जाती, तालीम से हट जाती तो वो एक नेगेटिव एग्जाम्पल सेट हो जाती और मेरे सारे जो सिबलिंग्स थे उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं रहता। तो आई हैड टू वर्क हार्ड और बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल रख के अपने करैक्टर को मजबूत बनाकर अपने तालीम के ऊपर फोकस करना पड़ा और शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ने मदद की। मैम आप सीएसएस की तरफ आपका रुझान कैसे गया? देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में हैपहैज़र्डली हो रही होती हैं, कोई रुझान नहीं होता। चूँकि आई वाज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, बीएससी में भी मैंने थ्रू आउट बलूचिस्तान टॉप किया था, एमएससी में भी, एमफिल में भी। तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि जी लोग
जो थे, जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे मेंटोर्स थे, वो कहते थे कि जी एक नॉर्मल फील्ड की तरफ तो हर बंदा चला जाता है, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो इस वजह से मैंने ये वाली फील्ड चूज़ की कि जी कुछ डिफरेंट करके दिखाना है, और वो एक बचपन की मेमोरी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया वो मेरे साथ साथ थी। क्या आपकी फैमिली में से किसी ने CSS किया है? नहीं, मेरी फैमिली में से किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इस तरह से नहीं दिए, लेकिन अब बहुत सारे लोग तैयारी भी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना भी चाहते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है, एक खुशी महसूस होती है कि जी आपने एक पॉजिटिव चीज़, एक पॉजिटिव वाइब इनकॉर्पोरेट की है फ्यूचर जनरेशन के अंदर। तो CSS या PCS मेरा ख्याल है लोगों को करना चाहिए, और मेरी फैमिली की अपनी काफ़ी सारी लड़कियाँ भी इस फील्ड की तरफ मतवज्जा हो चुकी हैं। आपसे भी मैं कहूँगी कि जी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करें। जी नाज़रीन, सवालों का सिलसिला जारी है। अब वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। तारीख राहों में हम ये नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करें क्या ना करें। ये सवाल तो हर जहन में, मगर जवाब हर किसी के पास नहीं। जो हुआ वो तो हमें मालूम है, मगर जो होने वाला है इसका जवाब खुद आपके पास भी नहीं। अगर आप आईन और शहरी उसूल नहीं जानते तो आप भी तारीकी में सफ़र करते हैं, और तारीख राहें उम्मीद सहर पर ही देखी जाती हैं। देखिए प्रोग्राम उम्मीद सहर हर हफ्ता और इतवार सिर्फ शाइन टीवी पर। वेलकम बैक नाज़रीन, सवालों का सिलसिला जारी है। मैम, आपने टीचिंग के लिए भी अप्लाई किया है जिस पे आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, क्या आप डिसहार्ट हुई थी? डिसहार्ट नहीं हुई थी, मैं असल में फॉर्म सबमिट ही नहीं करवाना चाहती थी उस पोस्ट के लिए। उस पर मेरी मदर ने मुझे फोर्स किया था। एक तो 2 टीचिंग्स वाले वो थे, मैं आपको के साथ दोनों वाक़यात जो है वो शेयर करती हूँ। एक तो बिल्कुल JV टीचर का था, जब मैंने BSc में टॉप किया तो मेरी मदर ने कहा कि जी गवर्नमेंट जॉब जो है लेना वो बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे पोस्ट आई हुई हैं, चलो मैं तुम्हारे लिए फॉर्म्स जमा करवाती हूँ। मैंने उनको मना भी किया कि अम्मी मैंने टीचर नहीं बनना है, लेकिन चूँकि वो ख़ुद टीचर है और वो चाहती थी कि मैं टीचर बन जाऊँ, तो उन्होंने ख़ुद मेरे फॉर्म सबमिट करवा दिए। और जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई उनमें मेरा नाम ही नहीं था, मतलब फॉर्म्स ही रिजेक्ट हो गए थे। तो उसके बाद मेरी मदर ने कहा कि तुम्हारे ड्रीम जो है वो बहुत हाई है और तुम समझती हो कि जी तुम जो है किसी बहुत अच्छी जगह पे चली जाओगी, देखो तुम JV टीचर के लिए भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हो। तो वो एक चीज़ थी जो पिंच भी की कि ये क्या हुआ भाई, BSc में मैंने टॉप किया था, बल्कि BSc में ओवरऑल टॉप किया था मैंने। तो फॉर द टाइम बीइंग अजीब सा लगा कि ये कैसे हो सकता है कि आप एक टॉपर हैं और आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही, सिलेक्शन क्या शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं हो रही। तो खैर वो वाली चीज़ थी। फिर उसके बाद एक और हेडमिस्ट्रेस के लिए आए थे पेपर्स, उनमें मैंने रिटन में टॉप किया था, लेकिन इंटरव्यू जो है वो ड्रॉप हो गया था। मगर उसमें ज़्यादा दुख हुआ था, और उस वक्त मैंने ठान ली थी, और वो मेरा पहला इस तरह का एक्सपीरियंस था कि जिसमें मुझे फेलियर फेस करना पड़ा था। मैंने ठान ली थी कि इसके बाद मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स नहीं दूंगी सिवाय एक के, क्योंकि उसका मेरा रिटन क्लियर था, वो लेक्चरशिप का था, कि अगर इसमें पास हो गई तो आगे करती रहूँगी, नहीं है तो फिर कभी भी नहीं करूँगी ना, फिर वो देखूँगी जो प्राइवेट जॉब्स हैं। तो अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि उसमें मेरी ओपन मेरिट की फ़र्स्ट सीट आ गई, और वो वाली चीज़ जो दिल में एक ठानी भी थी वो अंडू हो गई कि नहीं, कभी कभी फेवर मिल भी जाता है इंसान को। और लेक्चरशिप के लिए मेरा तकरीबन 1.25 घंटे का इंटरव्यू हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन वाले उसमें, और मैंने उनको बताया था कि मेरे साथ जो है ना हेड मिस्ट्रेस वाले उसमें इस तरह का इंसिडेंट हो गया। तो वो जो पैनल था वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे कि अगर इसको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया तो फिर किसको शॉर्ट लिस्ट किया है। तो वो एक चीज़ जो थी वो काफ़ी इंकरेजिंग थी, वो रिमार्क्स बड़े अच्छे थे, तो उससे हौसला मिला। और ये चीज़ इंसान को अल्लाह ताला शायद दिखा भी रहा होता है, समझा भी रहा होता है कि हर जगह कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, कभी कभी इंसान को छोटे छोटे फेलियर्स भी फेस करने पड़ते हैं, और इसमें बेहतरी होती है। मैम, आपने BSc, MSc और MPhil किस फील्ड में किया है? देखिए मैं हमेशा से साइंस स्टूडेंट रही हूँ, और BSc में मेरे सब्जेक्ट प्योर साइंस थे, तो उसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री था। फिर उसके बाद MSc मैंने केमिस्ट्री में किया, एक मैंने MA इंग्लिश में भी किया हुआ है, और फिर MPhil भी मेरा केमिस्ट्री में था, जो भी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, जॉब के साथ साथ वो भी मैं चला रही थी। तो तालीम का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने आप को PhD के अंदर इनरोल करवाऊँ, लेकिन जिस तरह की मेरी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके साथ डिफ़िकल्ट लग रहा है कि मेरे लिए शायद इतना ज़्यादा पॉसिबल ना हो इन दोनों को साथ लेकर चलना, लेकिन ख्वाहिश मेरी है कि मैं आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूँ।
जिस मकाम पर आज आप हैं, इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिसेंटली आपने एक ट्वीट की थी जिसमें आपने बताई थी कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक तकलीफ़देह कहानी होती है। क्या आप अपनी ऐसी कोई कहानी शेयर कर सकती हैं? देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो भी बहुत ज़्यादा कामयाबी के मनाजिल तय करता है उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। मुझे लगता है हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई मुश्किलात लाजमी होती हैं। मेरी लाइफ की जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे स्टोरी थी वो मेरे फ़ादर का मुझसे बिछड़ जाना था, और मेरी ज़िंदगी जो है वो उसी वक्त के बाद से चेंज हो गई थी। मुझे लगता है उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। अल्लाह ताला मेरी मदर को सलामत रखे, उनको लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने मेरे वालिद के बाद बिल्कुल मर्दों की तरह से हम बहनों को, और मेरा एक जो छोटा भाई था जो 3 इयर्स का था जब मेरे फ़ादर का मर्डर हुआ उस टाइम, उनको संभाला। और मैं कहती हूँ कि जो कुछ हम हैं, मेरी सारी बहनें, मेरा भाई और मैं, हम सब जो हैं वो अपनी माँ की मेहनत के वसीले से हैं जो भी हैं। अगर वो उस वक्त हमें छोड़ देती तन्हा, या वो यंग थी, शादी कर लेती, या अपना मोटिव कुछ और बना लेती, तो हो सकता है हम इस मुकाम पे ना होते। तो मैं कहती हूँ कि मेरी हर कामयाबी का जो सिलसिला है वो मेरी माँ से जाके जुड़ता है। मैम, आपकी पशीन में भी खिदमत रही है, क्वेटा और पशीन में क्या फ़र्क देखा? पशीन बड़ा अच्छा सिटी था। मैं आपको बताऊं, पशीन में मुझे याद है जिस दिन मेरी पोस्टिंग हुई ना, पशीन में कभी कोई फीमेल असिस्टेंट कमिश्नर गई नहीं थी। पशीन में क्या, पूरे बलूचिस्तान में बी एरिया में आई वॉज द फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर टू बी पोस्टेड। तो जब मैं पशीन में गई तो मुझे याद है मैं जब अपनी सीट पे बैठी तो मेरी जो विंडो थी उसमें से किसी के ना आपस में बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने गार्ड को बुलाया, मैंने कहा आपस में क्या लोग डिस्कशन करें? कहते मैडम झांक के अंदर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो छोटी सी लड़की है, ये जो है ना 1 हफ्ते में वापस चली जाएगी, इधर के लोग इसे भगा देंगे, ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा, वो एक चीज़ एक जो थी ना वो चैलेंज बन गई फिर मेरे लिए कि नहीं अभी करके दिखाना है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वही लोग जो स्टार्ट में डाउट कर रहे थे कि जी ये कुछ नहीं कर सकेगी, ये तो भाग जाएगी, ये वो, जब मेरा पशीन से ट्रांसफ़र हुआ उन लोगों ने रोड्स ब्लॉक किए। मैंने उनको कॉल करके मना किया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस, मतलब उन्होंने देख लिया था कि ये पॉजिटिवली काम कर रही है। और ये चीज़ वहाँ के लोगों में अच्छी थी कि वो समझते थे कि ये अफसर काम करने वाला है, क्योंकि शायद पशीन एक साइड वाला एरिया है, हट के है, तो वहाँ पे लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स नहीं देखे हुए जो काम करने की नीयत से आए हों। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली प्रमोट किया। यहाँ पे कोयटा में ये है कि जी आपको अप्रिसिएशन मिलती है। मतलब जब कोविड वाली सिचुएशन थी, सब देख रहे थे कि जिस तरीके से मैं घर से बाहर निकल रही थी और लोगों को घरों में कन्फाइन कर रही थी, बहुत सारे लोग जो थे वो अपने ऑफिसेज भी नहीं जा रहे थे, तो उस वक्त लोगों ने बड़ा पॉजिटिवली प्रमोट किया चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे लोग नेगेटिवली भी प्रोपेगेट करते हैं चीज़ें, प्रोपेगेंडा करते हैं, फेक प्रोपेगेंडा। भाई पेशावर की किसी एसी की पिक्चर लगा के उसने रेडी उल्टाई हुई है, गालियाँ निदा काज़मी को पढ़ रही हैं कि शायद इन्होंने ये काम कर दिया, या फिर किसी और ने अगर एक्टिविटी की है, कोई बाजे शाजे उठा के ले गया, निदा काज़मी उन दिनों छुट्टी पे है, तो उस चीज़ को नेगेटिवली प्रोपेगेट किया जा रहा है कि शायद ये निदा ने किया है। तो यहाँ के लोगों में एक थोड़ी सी चीज़ है कि नेगेटिविटी ज़्यादा जो है वो दिखा रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी हैं और उन पॉजिटिव लोगों की वजह से काम करने का दिल करता है। दोनों स्टेशन अच्छे हैं, उधर के अपने चैलेंजेस थे। उधर लेवीज़ को कमांड करी थी मैं, क्योंकि जो बी एरियाज़ होते हैं उसमें ASP भी काम कर रहा होता है। आपको क्राइम रेट कंट्रोल करना होता है, आपको मुख्तलिफ इस किस्म के इशूज़ जो कि पुलिस के डील करने के होते हैं वो आपको डील करने पड़ रहे होते हैं, क्योंकि आप लेवीज़ को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पुलिस के ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं, मगर यहाँ के डायनामिक्स और हैं, क्योंकि इट्स कैपिटल सिटी, वो साइड वाला एरिया था, इधर की तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, दोनों जगहों पे अपना नाम बनाया है। अब अगर कोई नेगेटिवली भी पोर्ट्रे करता है ना, वो जानता ज़रूर है कि एटलीस्ट निदा काज़मी है कौन। मैम, आपने कहा है कि अगर मैं असिस्टेंट कमिश्नर नहीं होती तो शायरा होती, तो शायरा बनने से आपको किस चीज़ ने रोका? असिस्टेंट कमिश्नर ना होती तो शायरा होती, और अगर शायरा भी ना होती तो शायद सोशल वर्कर होती। शायरा मैं अभी भी हूँ, शायरी मैं अभी भी करती हूँ, थोड़ा बहुत लिखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें लाजमी लिखती हूँ जो कि मुआशरे के या हमारे कुछ नेगेटिव पहलू, कुछ पॉजिटिव पहलू वगैरह शो कर रही होती हैं। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह वो जैसे थी परवीन शाकिर, मुझे जब अवार्ड मिला था बेस्ट यंग पोइटस का, तो मुझे परवीन शाकिर कहा गया था उसमें, क्योंकि शायद मेरा राइटिंग स्टाइल उनसे मिलता है। तो परवीन शाकिर साहिबा जो थी वो भी साथ साथ अपनी जॉब की ये चीज़ें चला रही थी, तो हो सकता है फ्यूचर में मेरी भी कोई बुक आ जाए, तो कह नहीं सकते एनीथिंग फॉर श्योर। वो चल रही हैं साथ साथ चीज़ें, लेकिन थोड़ी बहुत हैं। शायरी की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ?
शायरी की तरफ मेरा इंटरेस्ट इस तरह से डेवलप हुआ कि जब मैं छोटी थी उस वक्त एक कंपटीशन हमारे स्कूल में अनाउंस हुआ और मुशायरा कंपटीशन कहना चाहिए, तो उसमें मैंने लिखा और वो चीज़ मेरे फादर ने बड़ी सपोर्ट की, उन्होंने बहुत उस चीज़ को लाइक किया। वो लेके गए मेरी लिखी हुई पोइट्री अपने एक फ्रेंड के पास, उनसे चेक करवाई और उन्होंने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए। अब एक जी 8th-9th क्लास का बच्चा अगर लिख रहा है और फादर सपोर्ट कर रहे हैं उसको और चेक करवा रहे हैं, और मकाम फ़ख्र पे मुझे याद है मेरी वो डायरी शायद मैं इधर उधर रख के भूल जाती थी, लेकिन जब मेरे फादर के कोई गेस्ट्स आते थे, मेरे ताया अबू आते थे या कोई, तो वो मुझसे स्पेशल मंगवाते थे कि बेटा अपनी डायरी लेकर आओ, और वो जो था मैं उनको दिखाती थी तो एक बड़ा पॉजिटिव उनकी तरफ से रिस्पांस आता था। तो वो वाली चीज़ थी जिसकी वजह से मुझमें लिखने का शौक़ पैदा हुआ। और कुछ पढ़ाई की तरफ जो लोग होते हैं मेरा ख्याल है वो ऑटोमेटिकली शायरी की तरफ चले जाते हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं लिखती हूँ थोड़ा बहुत। मैम आप किन शुरा को पढ़ती है या पढ़ती थी? मैं परवीन शाकिर को पढ़ती हूँ, बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ। जॉन एलिया को बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ। पुराने शायरों में जी गालिब हो गए या फिर मीर तकी मीर हो गए, या फिर हर वो शायर जो अच्छा लिखता है। आजकल के दौर में भी बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे होते हैं। तो जो भी होता है, आजकल तो फेसबुक का यूट्यूब का दौर है, तो आपको पता है लोग लिखने की बजाय ज़्यादातर पढ़ के तो अपलोड कर रहे होते हैं, उनको भी मैं सुनती रहती हूँ। जो भी अच्छा शायर जिसकी शायरी मुझे अपील करती है उनको मैं ज़रूर सुनती हूँ, और सिर्फ ये नहीं कि उर्दू शायरी पे कन्फाइन रहती हूँ, किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ अपीलिंग लग रही हो तो उसको मैं ज़रूर सुनती हूँ। मैम जैसे कि आपने कहा कि आप खुद भी शायरी करती है, तो आपका ऐसा कोई शेर जो आपको याद हो? शेर तो बहुत सारे हैं, अभी समझ नहीं आ रही कि आपको क्या सुनाया जाए। अगर सिर्फ एक लिमिटेड शेर के उस पर करें तो यौम मज़दूर पे मैंने लिखा था, तो वो ये है कि हो सके तो करो ग़ुरबत का मदावा मिलकर, यौम मज़दूर मना लेने से क्या होता है। मतलब वी हैव टू प्रैक्टिकली वर्क ताकि हम इस पॉवर्टी वगैरह को कंट्रोल कर सकें। सिर्फ डेज सेलिब्रेट करने से कुछ भी नहीं होता। मैम हमने आपको हमेशा वेल ड्रेस देखा है, इससे लगता है आपको शॉपिंग का बहुत शौक़ है, तो आप शॉपिंग करते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है? शॉपिंग का शौक़, मुझे तो शॉपिंग का टाइम ही नहीं मिलता। मैं कहती हूँ मैं जो कुछ भी पहनती हूँ, जो कुछ भी लेती हूँ वो बड़े लिमिटेड टाइम में लेती हूँ, और क्रेडिट गोज़ टू माई मदर, क्योंकि अगर मुझे लगता है वो मेरे साथ ना हो तो मैं तो कुछ ख़रीद भी ना सकूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपनी मदर को ही बोल रही होती हूँ कि जी आप मेरे लिए ये चीज़ें लेकर आ जाएं। बहुत मुश्किल होता है जॉब के साथ चीज़ों को मेंटेन करना। हाँ, मैं संभालती ज़रूर हूँ चीज़ों को कि जी एक दफ़ा जब ले ली हैं तो उनको संभाल के रखा, और फिर वो रिपीट होती रहती है। मैचिंग अपने पास से बना लेती हूँ चीज़ों की। तो ज़्यादा जो मुझे शौक़ है चीज़ें लेने का, उनमें वॉचेज़ हैं कि जी आपके पास घड़ियाँ और रंग बिरंगी, और आप वॉचेज़ जो हैं वो कलेक्ट करें, उनको अच्छे तरीके से रखें। और इसके अलावा रिंग्स लेने का ज़्यादा शौक़ है, बाकी नॉर्मल चल रही होती हैं चीज़ें। मैम यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र तय किया, क्या कभी मायूसी का सामना करना पड़ा? देखिए, मायूसी एक ऐसी चीज़ है जो कि कुफ्र है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हालात आ जाते हैं जिसमें इंसान मायूस हो जाता है, और दैट इज़ समथिंग नेचुरल। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और मुझे कभी नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ा, तो आई थिंक वो झूठ बोल रहा है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लम्हात होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा शायद चीज़ों को नेगेटिवली परसीव करता है, लेकिन आपके अंदर की जो आवाज़ है, जो आप ज़मीर जिसे कहते हैं, अगर उसको ज़िंदा रखें ना तो वो दोबारा से आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आता है। तो मैं आपसे सबसे यही कहूँगी कि मायूसी कुफ्र है, लेकिन कभी कभी मायूसी हो जाती है। तो जिन लम्हों में आप मायूस हों उन लम्हों में अल्लाह ताला से मदद मांगें और कोशिश करें कि उस मायूसी को अपने ऊपर सवार ना करें। मुझे बहुत सारी, जैसे मेरे फादर का चला जाना, मेरा ख्याल है उससे बड़ा मायूसी का कोई लम्हा नहीं होगा, या मुख्तलिफ स्टेजेस पे छोटे मोटे जो फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं इंसान को, उससे बड़ी मायूसी नहीं होती। कभी कभी दिल करता है कि इंसान शायद इस दुनिया से चला जाए ताकि ये मायूसी ख़त्म हो जाए, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ता है और पॉजिटिव वाइब्स को ज़िंदा रखना पड़ता है। जब आप दोबारा से पॉजिटिवली सोचते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ज़िंदगी क्या है आपके लिए, क्या मायने रखती है? ज़िंदगी इम्तिहान है, और ऐसा इम्तिहान है जिसका सिला आखिरत में मिलेगा। मेरे लिए ज़िंदगी के मायने ये हैं कि आप दूसरों के लिए जिएं,
मेरी ज़िंदगी शायद दूसरों के लिए जीने में, दूसरों को सर्व करने में ही लगी हुई है अभी तक। अपने लिए शायद मैंने कुछ इतना ख़ास किया भी नहीं है। तो मेरे लिए ज़िंदगी वो है जो आप दूसरों के लिए जीते हैं, उनको मुश्किलात से निकाल के, उनके लिए कुछ पॉजिटिव करके, उनको किसी बेहतर जगह पे पहुंचा के जो आप खुशी महसूस करते हैं, जो राहत महसूस करते हैं, वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती। और मैं सबसे यही कहूँगी कि ज़िंदगी को समझें, इसके मायने तलाश करें, दूसरों के लिए जिएं और अपने आप को भी फरामोश ना करें, थोड़ा थोड़ा टाइम अपने आप को भी दिया करें। जी नाजरीन, यहाँ पे वक्त होता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सवालों का सिलसिला जारी है। क्या मुआशरे में जनरेशन गैप की वजह से बुराइयां बढ़ रही है? क्या मुआशरे के अहम मसाइल को नजरअंदाज किया गया है? क्या मुआशरे के अफराद अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं? क्या मॉडर्नाइजेशन को हम सिविलाइजेशन का नाम दे सकते हैं? इन जैसे अनगिनत मसाइल और उनकी राय हल की तलाश पर बात होगी। प्रोग्राम मस्बत राय बरखिया चंगेजी के साथ बहुत जल्द आ रहा है, सिर्फ शाइन टीवी पर। वेलकम बैक नाज़रीन, सवालों का सिलसिला जारी है। मैम, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? लव मैरिज होना चाहिए या अरेंज मैरिज? देखिए, डिपेंड करता है। मेरे ख़्याल से अरेंज मैरिजेस शायद ज़्यादा कामयाब होती होंगी हमारी सोसाइटी में। अक्सर लव मैरिजेस भी होती हैं कामयाब। अच्छा, ये सारी जो होती है ना, सिर्फ मुझे लगता है टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि जी ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। मेरे हिसाब से जो जोड़ियाँ होती हैं ना, वो अल्लाह ताला ने पहले से बना दी हैं और वो आसमानों पे तय हो गई हैं। इंसानों के मिलने के जो वसीले हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसान शायद आपस में डायरेक्ट मिल जाते हैं, कभी कभी फैमिलीज़ के थ्रू मिलते हैं। तो मेरे कॉन्सेप्ट इस हवाले से बड़े क्लियर हैं कि जी जोड़ियाँ आसमानों पे बनती हैं, और जिसे अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो आई थिंक इस चीज़ पर नहीं जाना चाहिए कि लव मैरिज या अरेंज। हाँ, जो भी शादी हो वो अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, आपकी बाद की ज़िंदगी अच्छी हो, आपका लाइफ पार्टनर आपकी कंपल्जन्स को समझे, आपको सपोर्ट करे, आपका साथ दे, तो आई थिंक वही जो शादी है वही सक्सेसफुल होती है। मैम, क्या बलूचिस्तान के इदारों में मेरिट को फॉलो किया जाता है? मेरिट को देखिए, मिला जुला रुझान रहा है यहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन जब मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लेती हूँ तो मुझे शायद पहले फ़ील होता था लोगों की बातें सुन के कि भाई कहीं पे मेरिट होता ही नहीं है। लेकिन जब से मैंने खुद मल्टीपल टाइम्स पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स क्लियर किया और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी मैं गई हूँ तो मैंने हमेशा जो है वो सक्सेस ही को फेस किया है। कभी कभी छोटे मोटे एक्सेप्शंस हर जगह होते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरिट प्रिवेल करता है और आपको आउटस्टैंडिंग बनना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा खुद डंस होता है, खुद डल होता है और वो मेरिट को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। हम कभी कभी खुद भी मेहनत नहीं कर रहे होते। बहुत सारी जगहों पे करप्शन भी है, ये बात बिल्कुल वजह है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जब तक पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे और अपना राइट लेना नहीं जानेंगे तो ये चीज़ कर्टेल नहीं हो सकती। आई थिंक अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट आ रही है और इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। क्या बलूचिस्तान के इदारों में आपको एज अ फीमेल मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखें, एज अ फ़ीमेल सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, मैं ये कहती हूँ कि दुनिया में कहीं पे भी अगर ख़वातीन काम करती हैं तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको अपने आप को मनवाना पड़ता है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी जगह पे आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपके साथ वो जो एक फ़ीमेल का टैग लगा हुआ होता है ना, वही काफ़ी होता है लोगों के लिए कि वो आपको जो है मुख्तलिफ टास्क से साइड पे रखें। जब आप एक दफ़ा
बहुत अच्छे तरीके से काम करके अपनी काबिलियत मनवा लेते हैं, तो वही वाले लोग जो पहले आपके ऊपर डाउट कर रहे होते हैं, आपको वो टास्क भी असाइन करना शुरू कर देते हैं जो मर्दों से भी कंप्लीट नहीं होते। तो मैं यही समझती हूँ कि ख़वातीन अगर ख़ुद हिम्मत करें, हौसला करें, तो वो किसी भी मैदान में पीछे नहीं रह सकती। मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, मुश्किलात से लड़ना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हर फील्ड के अंदर ख़वातीन मौजूद हैं, जिसको देख के समझ में आ रहा है कि ख़वातीन ने लड़ना सीख लिया है अभी। मैम, ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन मोमेंट? ज़िंदगी के बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बेहतरीन होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे डाइवर्सिफाइड मोमेंट्स हैं। मुझे लगता है कि जब भी मैं किसी की हेल्प करती हूँ और किसी को मुसीबत से निकालती हूँ, वो लम्हा मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का लम्हा होता है। एक लड़की किडनैप हो गई थी जब मैं पशीन में थी, और उसे मैं तकरीबन चमन बॉर्डर के करीब से रिकवर करवा के लेकर आई थी। तो वो एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इंसान को देती है। या फिर आप किसी ऐसे गरीब की मदद कर लें जो बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, किसी नशई से नशा छुड़वा दें, उसको रिहेबिलिटेट करवा दें। तो वो सारे ऐसे लम्हे हैं जो बहुत ज़्यादा खुशी दे रहे होते हैं। मेरी ज़िंदगी इस तरह के बहुत सारे लम्हात से भरी हुई है। शुक्र है अल्लाह ताला का, मुझे ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहती हैं। मेरी ज़िंदगी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, हर बंदे की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, लेकिन आई थिंक उन ख्वाहिशों को कुरेद कुरेद के इंसान को अपने आप को दोबारा से रोने वाले उस पर नहीं लाना चाहिए। सबसे बड़ी ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि मेरे फ़ादर मुझे किसी अच्छे मुकाम पे देखते, लेकिन वो मेरी स्ट्रगल की फ़ेज़ में इस दुनिया से चले गए। तो आई थिंक वही सबसे बड़ी ख्वाहिश थी जो मेरी पूरी नहीं हो सकी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी छोटी मोटी हैं, लेकिन जब ख्वाहिशें पूरी ना हों तो इंसान को ये समझ जाना चाहिए कि इसमें अल्लाह ताला की मसलहत है, और अल्लाह ताला की ख्वाहिश हमारी ख्वाहिशों पर हावी होती है। तो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, और आई थिंक यही वो चीज़ है जिससे आप पॉजिटिव वाइब अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम, आप यूथ के लिए क्या करना चाहेंगी? यूथ के लिए मेरे बस में हो तो मैं शायद पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दूं, लेकिन इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। यूथ हमेशा से मेरी प्रायोरिटी इसलिए रही है क्योंकि ये यूथ ही है जिनसे हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो किसी भी फोरम पे अगर मुझे यूथ को सपोर्ट करना पड़ता है या यूथ के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती है जिससे मैं उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकूं, तो वो मैं ज़रूर करती हूं। और आजकल हमारी यूथ जो है वो नशे की लत में मुब्तला है, या फिर कुछ इस तरह के लोगों के हाथ आ गई है जो कि सोशल मीडिया का या मुख्तलिफ फोरम्स का गलत यूज़ कर रहे हैं, या फिर इस तरह के लोगों के हाथ में है कि जो स्मगलिंग की तरफ और उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आई वांट टू डू समथिंग पॉजिटिव फॉर देम, और वो मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम कर भी रही हूँ। इसके अलावा मैं एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती हूँ यूथ के उसमें, और मुख्तलिफ अकेडमीज़ में मैं पढ़ाती भी रही हूँ। पिछले दिनों ऑनलाइन सेशंस भी रहती रही हूँ। अभी अपनी भी सोच रही हूँ मैं कोई इस तरह की एक्टिविटी वगैरह इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जिससे मैं यूथ को किसी पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर जाऊँ। वो एक सदका जारिया वाला भी काम है कि अगर आप किसी का फ्यूचर संवार देते हैं तो देखें, आपकी दुआएं चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे इस मकसद में कामयाब करे। इंशाअल्लाह। मैम आमीन। मैम, आप नौजवानों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं सबको नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि कभी भी डिमोटिवेट ना हो, मायूस ना हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आ जाते हैं जिनमें आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाही के दहाने पर जा रही है, तो कोशिश करें उन लम्हात को ही अपने लिए ताकत बना दें। उन लम्हात में अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई बेहतरी रखी है। बजाय ये कि आप अपनी लाइफ ख़त्म कर दें, कोई सुसाइड की तरफ चले जाएं, कोई ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दें, मैं सबसे यही कहूँगी कि चैलेंजेस को फेस करना सीखें। हमेशा उन लोगों की कंपनी में रहें जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं। नेगेटिव लोगों की कंपनी में कभी मत जाएं। मुत्तहिद रहें। ये जो एक दूसरे को डिवाइड करने में आजकल लोग लगे हुए हैं ना कि फ़लाना फ़लानी कम्युनिटी से है, फ़लाना फ़लानी कम्युनिटी से है, उन लोगों की बातों पे कान ना धरें। यकजान यकदिल होकर रहें, क्योंकि हम बड़ी कुर्बानियों के बाद इस वतन को हासिल कर पाए हैं, तो इसकी हिफाजत हम सब ने मिल के करनी है। और एजुकेशन के ऊपर फोकस करें उन पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर जिनसे आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली इंसान जो भी कर ले इस दुनिया से उसने चले जाना है, लेकिन उसके अच्छे काम अगले लोगों के लिए रास्ते बनाते रहते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्तों का, और अपने
अपने से इर्द गिर्द जुड़े हर उस बंदे का ख्याल रखें जो किसी नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। किसी का हाथ पकड़ के अगर अंधेरे से निकाल के उसे रोशनी की तरफ ले आएंगे तो अल्लाह ताला जो है आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करेगा। हम मोहतरमा सैयदा निदा काज़मी का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपने बहुत ही कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम एंड थैंक यू, आपने बुलाया एंड इट वाज अ वंडरफुल शो। नाजरीन, इसी के साथ हमारा वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम मशहूर सुगरा हुसैन के साथ सिर्फ शाइन टीवी पर।